उन्होंने ये कहा था कि नेताजी कहीं ना कहीं अब भी जिंदा होंगे, पर अपने घर से भाग जाना और जाकर हिटलर से मिलना, ये आगे चलकर नेताजी की मौत का कारण भी बना। जापानीज गवर्नमेंट ने ही नेताजी को मरवा दिया। कुछ इंडियन लोग ब्रिटिशर से पैसे लेकर इंडियंस को ही मार रहे थे। नेताजी कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा थे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 17 अगस्त 1945 साइगोन, वियतनाम में। इस दिन यहाँ से एक मित्सुबिशी K1 हेवी बम्बर प्लेन ताइवान के हाइतू के लिए टेक ऑफ करता है। वहां से इस प्लेन को ताई हुकू जाना था, जिसे आज ताइवान के देश में ताइपाई भी कहा जाता है। वहां से इस प्लेन का अगला स्टॉप चीन का मंचूरिया था, जहाँ से ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन टोक्यो पहुंचता। ये प्लेन साइगोन से निकले इससे पहले इस प्लेन में 12 से 13 लोग चढ़ते हैं। 17 अगस्त को करीब 5 बजे ये प्लेन साइगोन से टेक ऑफ करता है, लेकिन क्योंकि ये प्लेन इतनी लेट टेक ऑफ हुआ था, इसलिए अंधेरा होने की वजह से इस प्लेन को एक अनशेड्यूल्ड लोकेशन पर टोरेंट में लैंड किया जाता है, जिसे आज दानांग शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लेन से उतरकर बाकी के पैसेंजर्स पास के होटल में रात भर आराम करते हैं। और क्योंकि ये एक हेवी बम्बर प्लेन था, तो आगे चलकर इस प्लेन में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इस प्लेन का क्रू इस प्लेन को हल्का करने में लग जाता है। इस प्लेन में कई सारे हथियार थे, कई सारी मशीन गन्स भी थी। उन सभी को इस प्लेन से उतार दिया जाता है ताकि आगे के सफर के लिए इस प्लेन को और हल्का किया जा सके। अगले दिन यानी कि 18 अगस्त को यह प्लेन सुबह 5 बजे टोरैन से ताइपाई के लिए टेक ऑफ करता है और दोपहर के लगभग 12 बजे यह प्लेन ताइपाई में लैंड होता है। सभी पैसेंजर इस प्लेन में से उतरते और खाना पीना करते और उसके बाद इस प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है। जब प्लेन को रिफ्यूल किया जा रहा था, तब प्लेन के पायलट और एक इंजीनियर को प्लेन के लेफ्ट इंजन में कुछ गड़बड़ दिखाई दी, पर उन्होंने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और न ही किसी और को इस बारे में बताया। 18 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे यह प्लेन दोबारा से उड़ान भरता है और इस बार प्लेन को उड़ान भरे हुए कुछ 5 मिनट ही बीते होंगे कि वो इंजन जिसमें इंजीनियर और पायलट को कुछ गड़बड़ दिखाई दी थी, उसमें ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है और कुछ ही मिनटों में यह प्लेन क्रैश कर जाता है। प्लेन में जितने भी लोग आगे बैठे थे, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इनमें एक पायलट, एक को पायलट और एक जापानी जनरल शामिल थे। जनरल की पीछे वाली सीट पर 2 लोग बैठे हुए थे और क्योंकि ये लोग पीछे बैठे हुए थे, इसलिए इन लोगों को छोटी मोटी चोटें ही लगती है और ये लोग बच जाते हैं। लेकिन इन दोनों में से एक आदमी ठीक प्लेन के पेट्रोल टैंक के नीचे था और क्रैश की वजह से वो पेट्रोल टैंक फट गया था और उस टैंक में से जो पेट्रोल लीक हो रहा था वो सीधा इस आदमी के ऊपर ही गिर रहा था और यह आदमी पेट्रोल में पूरी तरीके से लथपथ हो चुका था। पर सिर्फ यही एक दिक्कत नहीं थी, क्रैश की वजह से जहाँ ये बैठे हुए थे उसके सामने का दरवाजा भी लॉक हो चुका था। तो ये दोनों दूसरी एंट्रेंस से बाहर आने का फैसला करते, पर उस एंट्रेंस पर भी हर तरफ आग लगी हुई थी और वो आदमी जो पेट्रोल में पूरी तरीके से भीग चुका था, जैसे ही उस दरवाजे से बाहर कदम रखता है, आग की लपटें उसे अपनी जकड़ में ले लेती है और जलते हुए उस आग में से भागने लगता है। उसी के साथ जो दूसरा आदमी मौजूद था, वो और बाकी के क्रू मेंबर्स उस आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं और उसकी आग बुझाते हैं। उसे फौरन ही पास के नेमॉन मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी कोशिश करने के बाद भी ये उस आदमी की जान नहीं बचा पाए और इसी अस्पताल के अंदर ये आदमी मर जाता है। इस आदमी के मरने की खबर जैसे ही इंडिया पहुंचती है, पूरा इंडिया शॉक हो जाता है। आम लोगों के साथ ही उस वक्त जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज थी, जैसे कि महात्मा गांधी, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह आदमी वाकई में मर गया है, क्योंकि दोस्तों यह आदमी कोई और नहीं बल्कि इंडियन हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेताजी की मौत की खबर जब महात्मा गांधी को मिली थी, तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने ये कहा था कि नेताजी कहीं ना कहीं अब भी जिंदा होंगे और सही वक्त आने पर वो हमारे सामने दोबारा जरूर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो प्लेन क्रैश वाकई में हुआ था और नेताजी उस प्लेन क्रैश में मर गए थे, तो फिर क्यों आम लोगों के साथ साथ देश के इतने बड़े लीडर्स भी इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे? और क्यों नेताजी की मौत के 60 साल बाद तक भी लोग ऐसा मान रहे थे कि नेताजी कहीं ना कहीं अब भी जिंदा है? क्यों लोग ऐसा मान रहे थे कि नेताजी उस प्लेन क्रैश में बच गए थे और कहीं किसी आश्रम में जाकर उन्होंने संन्यास ले लिया था? और वाकई में ऐसा कौन सा मिशन था जिसके लिए नेताजी जापान की मदद लेकर टोक्यो जा रहे थे? कई लोगों का तो ऐसा मानना है कि वो जो प्लेन क्रैश हुआ था वो जापानीज गवर्नमेंट की साजिश थी। नेताजी उस प्लेन क्रैश में बच गए थे और जापानीज गवर्नमेंट ने नेताजी को पकड़ लिया था और 60 सालों तक उन्हें टॉर्चर किया। जबकि ये जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके सारे सबूत आज 2025 में हमारे सामने आ चुके हैं, जिन्हें आपको वीडियो में मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जो साबित करते हैं कि हाँ, वो प्लेन क्रैश वाकई में हुआ था और उसी प्लेन क्रैश में हमने हमारे देश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खो दिया था। पर नेताजी की मौत के अराउंड ये जो मिस्ट्री क्रिएट की गई है, वो मिस्ट्री आखिर है क्या? आज इस वीडियो में मैं इसी मिस्ट्री पर से पर्दा उठाने वाला हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी बातें मैं कहूंगा कुछ भी अपने मन से नहीं कहने वाला। मैं इस टॉपिक पर पिछले कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ और इसके बाद जो डेटा मेरे पास आया है उसी डेटा के बेसिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जिन भी सोर्सेज से मैंने वो डाटा कलेक्ट किया है, हमेशा की तरह उन सभी सोर्सेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद से जाकर भी मेरी हर एक बात को क्रॉस चेक जरूर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। 1945 में प्लेन क्रैश हुआ जिसमें माना गया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। नेताजी का जो रहस्य है ये क्यों नहीं? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों, बात है 1940 की। पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 का मंजर देख रही थी और इसी बीच ब्रिटिशर्स ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल में कैद करके रखा था। ब्रिटिशर्स ने नेताजी को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट किया था। पर इससे नेताजी का जो हौसला था वो तस से मस नहीं हुआ। 29 नवंबर 1940 को नेताजी ने जेल के अंदर ही अपने अरेस्ट के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये जो भूख हड़ताल थी वो 6 दिनों तक चली, लेकिन इसके बाद नेताजी की तबीयत बिगड़ने लगी। तो नेताजी की तबीयत को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने उन्हें वापस उनके घर भिजवा दिया ताकि उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार हो सके। लेकिन इसके पीछे भी अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि इसी बीच अगर तबीयत बिगड़ने की वजह से नेताजी को कुछ हो जाता तो फिर अंग्रेज इस इल्जाम से बड़ी आसानी से बच जाते। घर जाकर नेताजी की तबीयत में सुधार आया, पर इसी बीच नेताजी ने अपने आसपास के माहौल को नोटिस करना शुरू किया। उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर के बाहर ब्रिटिश जासूसों की एक पूरी फौज तैनात है जो सिविलियन ड्रेस में उनके घर के बाहर है और उनके घर के बाहर पहरा दे रही है। इन्हीं में से एक जासूस ने अंग्रेजों को बताया था कि नेताजी ने घर जाने के बाद दलिया खाया और सूप पिया था। नेताजी ने तय कर लिया था कि वो अंग्रेजों की बनाई इस जेल से भाग कर ही रहेंगे। उसी दिन नेताजी ने अपने भतीजे शिशिर, जिनकी उम्र उस वक्त 20 साल थी, उन्हें अपने पास बुलाया। क्योंकि नेताजी पिछले कुछ दिनों से जेल में ही थे तो इसलिए उनकी दाढ़ी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। नेताजी ने अपनी दाढ़ी कट की और अपना जो भेष था वो बिल्कुल एक पठान की तरह कर लिया। मैं आपको एक बात बता दूं कि नेताजी को डिस्गाइज यानी कि रूप बदलने की कला में महारत हासिल थी। उन्होंने पठान की इस लुक को इतना परफेक्टली अडॉप्ट किया था कि वो अपने घर से इस लुक में बाहर निकले। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके घर के बाहर पहरा दे रहे थे उनसे बात की, उसके बावजूद भी वो ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्हें पहचान नहीं पाए। तय हुआ कि शिशिर अपने चाचा को एक कार में बिठाकर कलकत्ता से दूर एक रेलवे स्टेशन पर ले जाएंगे और तब नेताजी और शिशिर ने बाहर निकलने के लिए अपनी जर्मन वांडरर कार को चुना। हालांकि उनके पास 2 कारें थी। वो अपनी जर्मन वांडरर कार के अलावा अमेरिकी स्टूडबेकर प्रेसिडेंट कार भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। ऐसे में सफर के लिए जर्मन वांडरर कार पर एक मोहर लगाई गई। सुभाष बोस के भतीजे शिशिर बोस ने इस पर एक पूरी किताब लिखी है। अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में वो लिखते हैं, हमने रात में कलकत्ता के वेचल मोला डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर नेताजी के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे। इसके बाद वहां मैंने सुभाष के लिए एक विजिटिंग कार्ड छपवाने का ऑर्डर दिया। कार्ड पर लिखा था मोहम्मद जियाउद्दीन, BA LLB, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। स्थायी पत्ता सिविल लाइसेंस जबलपुर। कलकत्ता की रात अपने चरम पर थी। तब नेताजी अपने भतीजे के साथ लोअर सर्कुलर रोड, सियालदह और हैरिसन रोड होते हुए हावड़ा पुल पार कर गए। इसके बाद वो आसनसोल के बाहरी इलाके में पहुंच गए। वहां से शिशिर ने धनबाद में अपने भाई अशोक के घर से कुछ ही दूरी पर नेताजी को कार से उतारा। तब वो झारखंड के गोमा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। इसके बाद वो अफगानिस्तान और सोवियत संघ से होते हुए जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। अब नेताजी हिटलर से मिलने क्यों गए थे, इस पर एक अलग से पूरा वीडियो बन सकता है। बस आप शॉर्ट में इतना समझ लो कि नेताजी हिटलर से अपनी फौज आजाद हिंद के लिए मदद मांगने गए थे, पर अपने घर से भाग जाना और जाकर हिटलर से मिलना, यही आगे चलकर नेताजी की मौत का कारण भी बना। वो कैसे, आइए इसे आगे वीडियो में समझते हैं। वक्त आया 16 अगस्त 1945। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने पर आया था। जापान ने हथियार डाल दिए थे और हिटलर ने जर्मनी में अपनी जान ले ली। नेताजी जो शुरू से ही जर्मनी और जापान से अपनी आज़ाद हिंद फौज को मजबूत करने के लिए
और ब्रिटिश हुकूमत को इंडिया से खत्म करने के लिए जो मदद ले रहे थे वो मदद मिलना बंद हो चुकी थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अपने घर से भागकर जर्मनी जाने का जो सफर नेताजी ने तय किया था, उनकी वो पूरी मेहनत अब बेकार हो चुकी थी। पर नेताजी हार मानने वाले इंसानों में से बिल्कुल नहीं थे। नेताजी ने अपने साथियों को पूरी सिचुएशन समझाई। कई दिनों तक उन्होंने अपने साथियों के साथ इस पूरी सिचुएशन पर बातचीत भी की और फाइनली नेताजी ने तय किया कि अब वो अपना अगला बेस सोवियत यूनियन की तरफ करेंगे। उनका प्लान था कि वो पहले टोक्यो जाएंगे ताकि वो जापानी गवर्नमेंट का धन्यवाद कर सके और फिर वहां से वो सोवियत यूनियन के लिए रवाना हो जाएंगे। उस वक्त नेताजी ने सोवियत यूनियन को ही इसलिए चुना था क्योंकि सोवियत यूनियन उस टाइम पर एलाइड फोर्सेस का हिस्सा थी। एलाइड फोर्सेस यानी कि वो देश जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को जीता था। वीडियो की शुरुआत में ही एक सवाल था कि आखिर वो कौन सा मिशन था जिसके लिए नेताजी टोक्यो जाना चाहते थे। तो अब उस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। नेताजी टोक्यो जापानीज गवर्नमेंट का धन्यवाद करने के लिए जाना चाहते थे। मैंने ये भी कहा था कि हिटलर से मिलने जाना ही आगे चलकर नेताजी की मौत का कारण बना। वैसा मैंने क्यों कहा था अब ये भी आप समझ चुके होंगे। पर अफसोस, नेताजी ना ही टोक्यो जाकर जापानीज गवर्नमेंट का धन्यवाद कर पाए और ना ही सोवियत यूनियन जाकर अपनी आज़ाद हिंद फौज के लिए मदद मांग पाए, क्योंकि उससे पहले ही उस प्लेन क्रैश की वजह से उनकी मौत हो गई। अब दोस्तों, मैं आपको सारे सबूत दिखाता हूँ जो साबित करते हैं कि नेताजी की मौत उस प्लेन क्रैश में आग में जलने की वजह से नेमॉन मिलिट्री हॉस्पिटल में हो गई थी। 1945 से लेकर अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर नेताजी की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कई सारी रिसर्चेस करवाई है। इस मिस्ट्री के ऊपर अब तक कई सारी रिसर्चेस पब्लिक हो चुकी है, कई सारी किताबें भी छप चुकी है। पर आज हम इस वीडियो में सिर्फ 2 रिपोर्ट्स की बात करने वाले हैं जो ये साबित करती है, वो भी सबूतों के साथ, कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। इनमें सबसे पहले आती है द फेमस फिगेस रिपोर्ट, जिसे ब्रिटिश के जरिए करवाया गया था। अब इस रिपोर्ट में क्या था ये जानने से पहले आखिर फिगिस थे कौन, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। कर्नल जॉन जॉर्ज फिगिस, वो ब्रिटिश सेना में कर्नल रैंक के अधिकारी थे। फिगिस को जापानी भाषा और संस्कृति की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, जिसकी वजह से उन्हें जापान और उसके कब्जे वाले इलाकों में खुफिया काम सौंपा जाता था और इसलिए नेताजी की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने का काम भी ब्रिटिशर्स ने फिगिस को ही सौंपा था। अब आते हैं फिगिस की रिपोर्ट पर। यह रिपोर्ट जापान और ताइवान से मिली जानकारी पर बेस्ड है। फिगिस को जापान और ताइवान भेजा गया था, जहां उन्होंने उस प्लेन क्रैश की जांच की थी। इसमें कुछ चश्मदीदों के बयान, जापानी मिलिट्री के रिकॉर्ड्स और ताइहुकु, जिसे अब ताइपे कहा जाता है, वहाँ के लोगों से ली गई जानकारी शामिल थी। इसमें डॉक्टर यो शूमी, जो उस अस्पताल में जापानी डॉक्टर थे, उन्होंने फिगिस को बताया था कि हाँ, एक जख्मी आदमी को, जिसे सब चंद्र बोस कहकर बुला रहे थे, उसे दोपहर में उस हॉस्पिटल में लाया गया था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस व्यक्ति का जो शरीर था वह 70-80% जल चुका था और शाम 7-8 बजे के बीच उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत का कारण 3rd डिग्री बर्न्स और शॉक बताया गया था, जिसके बाद उस बॉडी को जापानी मिलिट्री के ऑफिसर्स को सौंप दिया गया था। इसके अलावा हबीबुर रहमान, जो आज़ाद हिंद फौज यानी कि आईएनए के अधिकारी थे और जिन्हें नेताजी का बहुत ही करीबी बताया जाता है, वो भी उस दिन उस प्लेन में नेताजी के साथ मौजूद थे। और ये वही दूसरा आदमी है जिन्होंने जलते हुए नेताजी की आग को बुझाया था और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। हबीबुर रहमान ने फिगिस को बताया कि 18 अगस्त 1945 को ताएगु हवाई अड्डे से एक जापानी बॉम्बर प्लेन मित्सुबिशी KI-21 ने उड़ान भरी। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद, लगभग 2 से 3 मिनट बाद, प्लेन का एक इंजन फेल हो गया, जिससे वो बेकाबू होकर क्रैश हो गया। क्रैश के दौरान नेताजी की सीट के पास आग लग गई। हबीबुर ने कहा कि वो खुद भी घायल थे, लेकिन उन्होंने नेताजी को बाहर निकालने की कोशिश की थी। नेताजी बुरी तरह जल गए थे, उनका पूरा शरीर आग की चपेट में आ चुका था। उन्हें ताएहुकु के एक आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। हबीबुर ने फिगिस को यह भी बताया था कि मरने से पहले नेताजी ने उनसे कहा था कि देश की आजादी की लड़ाई को जारी रखना। हबीबुर के बयान को सबसे पक्का और सटीक माना गया, क्योंकि वो उस दिन नेताजी के साथ उस प्लेन में मौजूद थे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल नोनोगाकी, जो जापानी सेना का एक पायलट था, यह भी उस प्लेन में सवार था। नोनोगाकी ने कहा कि प्लेन में कुल 12 से 14 लोग सवार थे, जिनमें जापानी सैनिक और कुछ भारतीय शामिल थे। टेक ऑफ के बाद इंजन में खराबी आई और प्लेन रनवे से कुछ ही दूरी पर क्रैश हो गया। उसने देखा कि 2 लोग आग में फंस गए, जिनमें से एक को बाद में बोस कहा गया। उसने भी यह बात मानी कि क्रैश में कई लोग मारे गए और कुछ को हॉस्पिटल ले जाया गया। इन सब के अलावा भी इस रिपोर्ट में टोटल 7 लोगों के बयान लिए गए थे, जिनमें से कुछ उस दिन उस हॉस्पिटल में मौजूद थे
और कुछ उस प्लेन में मौजूद थे। उन सभी ने एक ही बात कही कि हाँ, उस दिन उस प्लेन में 2 इंडियन मौजूद थे, जिनमें से एक उस दिन प्लेन क्रैश में आग में जल गया था और बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और सब लोग उसे बोस कहकर बुला रहे थे। अब क्योंकि जो फिगर्स रिपोर्ट है वो चश्मदीदों के बयान पर बनाई गई थी, तो इसलिए इस रिपोर्ट को सबसे सटीक माना गया। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इस रिपोर्ट को कई सालों तक छुपा कर रखा, पर अब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अगर आप इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर आराम से इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ सकते हो। इसके कुछ सालों बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी नेताजी की मौत पर रिसर्च की और जो रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आई थी, उस रिपोर्ट में भी इन्हीं सभी सबूतों की बात की गई थी जो फिगर्स रिपोर्ट में थी। हुआ यूं कि 1945 में जापान की डोमेइन न्यूज एजेंसी ने घोषणा की थी कि नेताजी की मृत्यु तायहुकु में प्लेन क्रैश में हुई, लेकिन भारत में कई लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। आजादी के बाद 1947 से लेकर 1956 तक देश भर में अफवाहें फैल रही थी कि नेताजी जिंदा है और वो शायद सोवियत संघ या फिर वही कहीं आसपास छुपे हुए हैं। नेताजी का क्रेज उस टाइम पर लोगों के बीच दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था, खासकर पंजाब और बंगाल जैसी जगहों पर। उनकी मौत पर लोगों को जो शक था, उसने सरकार के खिलाफ उस टाइम पर असंतोष पैदा कर दिया था। जनता, खासकर नेताजी के समर्थक और उनके परिवार बार बार सरकार से जवाब मांग रहे थे। इस दबाव को कम करने के लिए नेहरू को एक आधिकारिक जांच शुरू करनी पड़ी और इसी को द शाहनवाज कमेटी कहा गया। शाहनवाज आईएनए के सबसे खास लोगों में से एक थे और वो नेताजी के साथ भी काम कर चुके थे। उन्हें चुनने से लोगों के बीच ये संदेश गया कि अब ये जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष होगी। इसी के साथ वो उस टाइम पर कांग्रेस के सांसद भी थे, इसीलिए सरकार का उन पर पूरा भरोसा था। इस कमेटी में शाहनवाज खान, सुशील चंद्र बोस जो नेताजी के भाई है, और एसएन मेत्रा जो एक सिविल ऑफिसर थे, ये सब शामिल थे। इस कमेटी की रिसर्च जब पूरी हुई और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें भी वही सारे सबूत थे जो कि फिगर्स रिपोर्ट में थे, लेकिन इस बार शाहनवाज कमेटी के लोग 2-3 कदम आगे गए। इस कमेटी ने भारत, जापान, थाईलैंड और वियतनाम में टोटल 67 गवाहों से बात की। इस प्लेन क्रैश के सभी जीवित बचे हुए लोग, वो सब लोग जो इस प्लेन क्रैश में बच गए थे, जैसे कि हबीबुर रहमान, उन्होंने इनसे मुलाकात की और इन्होंने देखा कि उनके शरीर पर भी जलने के निशान थे। इसमें और भी लोगों के बयान थे, जैसे कि हॉस्पिटल का स्टाफ, और उस दिन उस हॉस्पिटल के आसपास जापानी आर्मी के जितने भी सोल्जर्स मौजूद थे, सभी के बयान लिए गए। उन सब ने एक ही बात कॉमन कही कि हाँ, एक आदमी को उस दिन नैनमॉन मिलिट्री हॉस्पिटल में लाया गया था और सभी लोग उसे बॉस कहकर बुला रहे थे। साथ ही इसमें एक और बात का खुलासा हुआ कि नेताजी का अंतिम संस्कार ताइपे में किया गया था और उनके बचे हुए अवशेष टोक्यो के रेनोकोजी मंदिर में रखे हुए हैं। इन सभी सबूतों को देखते हुए शाहनवाज कमेटी भी इसी नतीजे पर पहुंची थी कि हाँ, नेताजी की मौत उस दिन उस प्लेन क्रैश में हो गई थी। पर लास्ट मोमेंट पर नेताजी के भाई सुशील चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया था और उन्होंने इस रिपोर्ट पर साइन नहीं किया। उनका ऐसा कहना था कि अगर प्लेन क्रैश हुआ था तो फिर उसका मलबा कहाँ है, और चलो प्लेन क्रैश का मलबा नहीं है तो कोई डेथ सर्टिफिकेट या फिर किसी रजिस्टर में कोई एंट्री तो होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था तो उस क्रैश की कोई तस्वीरें तो होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो रिसर्च की गई है और जो रिपोर्ट इस कमेटी ने तैयार की है, इस रिपोर्ट में सबूतों की बहुत ज्यादा कमी है। पर दोस्तों, वो टाइम ऐसा था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही हुआ था और उस टाइम पर पूरी दुनिया में केओस मचा हुआ था, स्पेशली जापान में, क्योंकि जापान ने उस वक्त 2 न्यूक्लियर अटैक्स को झेला था। आई नो कि नेताजी एक वीआईपी पर्सन थे और उस टाइम पर और भी ऐसे कई लोग मरे होंगे जिनके डेथ सर्टिफिकेट नहीं बने या फिर किसी रजिस्टर में उनके नाम की कोई एंट्री नहीं की गई। एंड मोरेओवर उस दिन वो लोग जो उस प्लेन में मौजूद थे, या फिर वो लोग जो उस हॉस्पिटल में मौजूद थे, या फिर वो सोल्जर्स जो उस हॉस्पिटल के आसपास अपनी ड्यूटी कर रहे थे, सभी लोगों से कई बार यही सेम सवाल पूछा गया है और सभी ने हर बार एक ही जवाब दिया है कि हाँ, उस दिन एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें एक इंडियन आदमी जल गया था और उसे नैनमॉन मिलिट्री हॉस्पिटल में लाया गया था और हॉस्पिटल में लाने के 4 से 5 घंटों के बाद ही उसकी मौत हो गई थी। अब इन 2 रिपोर्ट्स के अलावा और भी कई सारी रिसर्चेस नेताजी की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए की गई है, पर मैं उन सभी रिपोर्ट्स की बात नहीं करने वाला क्योंकि वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स तो प्लेन क्रैश को एक थ्योरी मानती है और उसे पूरी तरीके से झुठला देती है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी है जिनमें चश्मदीद गवाहों से तो बात की गई है, पर उन रिपोर्ट्स में ऐसा लिखा गया है कि इनमें से आधे लोग तो ब्रिटिशर्स के जासूस है
और आधे लोग जापान गवर्नमेंट के जासूस है। यहाँ तक कि ये जो बाकी की रिपोर्ट्स है ये हबीबुर रहमान के बयान को भी पूरी तरीके से झूठा मानती है। ये रिपोर्ट्स ऐसा कहती है कि अगर उस दिन प्लेन क्रैश हुआ था तो जाहिर सी बात है हबीबुर रहमान को भी चोट लगी होगी और इसका उनके ब्रेन पर भी कुछ ना कुछ असर हुआ होगा और इसीलिए हबीबुर रहमान के बयान को भी नहीं माना जा सकता। और इन्हीं सभी रिपोर्ट्स की वजह से कई सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनी जो 60 से 70 सालों तक लोगों के बीच में फैलती रही। और इनमें से एक मशहूर थ्योरी है गुमनामी बाबा की, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। फिर भी अगर आप इस थ्योरी के बारे में जानना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पर सिर्फ गुमनामी बाबा सर्च करना है, आपको इस टॉपिक पर कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसलिए हम इस थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि कुछ और थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली थ्योरी ऐसी है कि उस दिन एक प्लेन क्रैश हुआ था और नेताजी आग में भी जल गए थे और उन्हें नेनमॉन मिलिट्री हॉस्पिटल में भी ले जाया गया था। पर अगर जापानीज गवर्नमेंट चाहती तो नेताजी को बचा सकती थी, पर जापानीज गवर्नमेंट ही नेताजी को नहीं बचाना चाहती थी और इसलिए जापानीज गवर्नमेंट ने ही नेताजी को मरवा दिया। और ऐसा उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर किया। पर यह जो थ्योरी है वो सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कोई भी पक्का सबूत नहीं है। जबकि सच यह है दोस्तों, भली नेताजी और नेहरू जी की जो आइडियोलॉजीज थी वो अलग अलग थी, पर दोनों ही एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। नेताजी की मौत की खबर सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था। एक और थ्योरी है जिसमें लोग ऐसा कह रहे हैं कि असल में उस दिन एक प्लेन क्रैश हुआ था, पर नेताजी उस प्लेन क्रैश में बच गए थे और कुछ महीनों बाद वो इंडिया वापस आ गए थे। और उस टाइम पर इंडियन और ब्रिटिशर्स के बीच में जंग चल रही थी और उसमें नेताजी ने देखा कि कुछ इंडियन लोग ब्रिटिशर्स से पैसे लेकर इंडियंस को ही मार रहे थे और ये देखकर नेताजी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और इसलिए वो वहां से चले गए और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। बट अगेन इस थ्योरी का भी कोई प्रूफ नहीं है, ये भी सिर्फ एक थ्योरी ही है। और आगे जो थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूँ वह लास्ट थ्योरी है, पर ट्रस्ट में वो अब तक की सबसे अजीब थ्योरी है। इस थ्योरी में ऐसा कहा गया है कि असल में नेताजी कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा थे, जो अपने लोगों को ब्रिटिशर्स के जुल्म से बचाने के लिए आए थे। और जब उन्होंने देखा जब इंडियंस इस जंग को जीत ही जाएंगे तो फिर जहाँ से वो आए थे वही वापस चले गए। बट इस थ्योरी में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ वापस चले गए। ये थ्योरी भी सिर्फ एक थ्योरी ही है। अब दोस्तों ये जो सारी थ्योरीज है वो सिर्फ थ्योरीज ही है और ये कुछ लोगों के दिमाग की उपज है जो नेताजी के नाम का इस्तेमाल करके सिर्फ कुछ व्यूज और लाइक्स बटोरना चाहते हैं। जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसी हजारों थ्योरीज मिली जो एक से बढ़कर एक अजीब है, पर उनका कोई भी कहीं पे भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बस किसी के दिमाग में कुछ आया और उसने एक थ्योरी बना दी। दोस्तों सच्चाई ये है कि उस दिन वो प्लेन क्रैश हुआ था और उस प्लेन क्रैश के बाद आग में जलने की वजह से नेनमॉन मिलिट्री हॉस्पिटल में ही नेताजी की मौत हो गई थी। एक आदमी झूठ बोल सकता है, दो आदमी झूठ बोल सकते हैं, पर दोस्तों इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो लोग बना रहे वो लिटरली नेताजी के नाम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे और उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें तो नेताजी की जिंदगी से सीख लेनी चाहिए, देश के लिए उनका प्यार और उनकी हिम्मत को सलाम करना चाहिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और कमेंट्स में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जरूर लिख कर जाना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और इम्पैक्टफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।